हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आसाम स्लेट 2024 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम 2022 में पूछे गए कंप्लीट पेपर वन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सेशन की खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं दूंगी, जिससे कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। स्वयं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है जिसको कि 9 जुलाई 2017 में हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वयं में जाकर के कोई भी स्टूडेंट 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सकता है। अब इसके फुल फॉर्म में है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही जवाब। इसको याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू। अब देखिए, एक एजुकेशनल प्रोग्राम, एक शैक्षणिक कार्यक्रम अच्छा कब माना जाता है? जब वो एक टीचर की, एक बच्चे की ज़रूरतों को समझता है कि बच्चा किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, बच्चे को किस नॉलेज की ज़रूरत है, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड कि बच्चे की कितनी क्षमता है, उस लेवल के हिसाब से जो पढ़ाए, वो एक बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम है। या फिर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस तरीके से पढ़ना वो पसंद करते हैं, ये अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा हो। ऑल ऑफ दिस अलोंग विद द नीड ऑफ द सोसाइटी कि समाज को कैसे एजुकेशन की ज़रूरत है आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ये भी आपको जो बताता है वो होता है एक बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा गया है कि ऊपर के तीनों ऑप्शंस भी सही हैं, जिसके साथ ये स्टेटमेंट ऐड की गई है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इसमें अगर आसानी से आप 80+ स्कोर कर लो तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। इसकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपको हम पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। लाइव सेशंस के साथ साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, जहां पर एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, मॉक टेस्ट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 2000+ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में है। इसमें सभी स्टेट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। एंड यकीन मानिए कि इस सीरीज के बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू को देखिए। लाइव क्लासेस पे जाकर आप रोज रात को 9 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से बनाई गई हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट्स जिसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, एंड इसके लिए हमारा एक न्यू बैच भी इस वीक स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात यह है कि एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। रोज आपको पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और एग्जाम तक आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन है फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर टू कम्युनिकेट द आइडियल्स एंड आइडियाज वेल टू द स्टूडेंट्स मे रिजल्ट इन। अब एज अ टीचर अगर आप अपने विचारों, अपने आदर्शों को अच्छी तरह से स्टूडेंट्स तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, आप उस चीज में फेल हो जाते हो, तो उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा? ठीक है, तो ये है क्लासरूम इनडिसिप्लिन, यानी कि कक्षा में अनुशासन, रूल्स को और आपकी बात को स्टूडेंट नहीं सुनेगा। लॉस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट एंड अंडर एस्टिमेट ऑफ द टीचर। ठीक है, यानी कि इसमें कहा है कि ऐसे अगर करोगे, आप अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो स्टूडेंट्स का एक तो उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट कट जाएगा। साथ ही वो टीचर की जो है वो कम आंकना करेंगे कि टीचर को कुछ भी नहीं आता। तीसरा है इंक्रीज नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन द क्लास। अब देखो, बहुत से बच्चे, खास तौर पर कॉलेज में ये चीजें ज्यादा रहती हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ना हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, ना टीचर इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं रहे, तो आपकी क्लास में बच्चे आएंगे ही नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं तब जब आप अपनी बात, अपना नॉलेज अच्छे से सामने वाले स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट ना कर पाओ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
The 93rd Constitutional Amendment Bill 2001 provides the provision for, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसमें प्रोविजन दिया गया था किस चीज के ऊपर? वो दिया गया था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस टू पीपल 6 years एज ग्रुप, ठीक है? थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई है। 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा पोषण भरा खाना दिया जाएगा। पोषण की स्थिति उनकी विद्यार्थियों की अच्छी रहनी चाहिए। फोकस ऑन गर्ल्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी इन डिप्रेस्ड एरियाज, उन लड़कियों पर ध्यान दिया जाएगा जो कि आरक्षित वर्ग से आती हैं और थोड़े गांव टाइप के एरिया में रहती हैं, जिनको पता नहीं होता कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। शिक्षा कर्मी स्कूल्स इन सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज, ठीक है? रूरल और बैकवर्ड एरियाज जो हैं, रूरल अर्बन एरिया बैकवर्ड एरियाज जो हैं, वहां पर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को शिक्षा कर्मी स्कूल नाम का एक पोर्टल जो है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, इस चीज की सुविधा दी जाएगी। तो ये सभी इस अमेंडमेंट बिल 2001 के अंदर कंसिडर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज। सो इस वेब पेज को क्या बोलते हैं? अब देखो, कोई भी वेबसाइट आप चला रहे हो, आप लोग अगर ग्लोबल ऑनलाइन की साइट पर जा रहे हो या कोई भी टॉपिक अपनी अपने एग्जामिनेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जा रहे हो, तो उसमें जो सबसे पहली वेबसाइट पर जाते जो सबसे पहली स्क्रीन आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बैनर पेज, मास्टर पेज, होम पेज या फेस पेज, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं होम पेज, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको बता दूं कि 2023 में जो सेट एग्जाम्स हुए थे उनके वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। एज इट इज क्वेश्चंस बाकी के स्टेट के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। एंड 2022 हम अभी कर रहे हैं, इसके पीछे के जितने एग्जाम्स हैं 2018 के बाद के, अगर चाहते हो कि वो सीरीज भी कंटिन्यू करूं तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। एंड सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ harnessing renewable energy is because of the following reasons. So नवीकरणीय ऊर्जा सबको पता है एक ऐसी एनर्जी जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन की समस्या किस वजह से होती है? सोर्सेज आर डिफ्यूज्ड, यानी कि स्रोत जो है वो अभी डिफ्यूज हो चुके हैं। कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एनर्जी फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि रीन्यूएबल सोर्सेज की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बदला जा सकता। यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन इज हाई, पर यूनिट जो कॉस्ट होती है इसकी जनरेशन की वो बहुत हाई है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 और 2। एक्शन रिसर्च मीन्स, ये क्वेश्चन हमने डिटेल में बहुत बार आपने देखा होगा, पीवाईक्यू सीरीज में मैं लेकर आती हूँ क्योंकि ये लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है research initiated to solve an immediate problem. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर? आईसीटी का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर का मतलब होता है अ मेथड ऑफ गिविंग करंट अवेयरनेस सर्विसेज, अ मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दी an information mechanism of keeping the user developments informed of relevant. So ये है इसका करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स वो होते हैं जो उपयोगकर्ता के विकास को बनाए रखने के लिए एक अनौपचारिक तंत्र प्रासंगिकता की जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ कुछ इंस्टीट्यूशंस, सॉरी, एक तरफ कुछ नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ आपको बताना है कि वो किस चीज से जुड़े हैं। नलिन मेहता, नेशनल हेराल्ड, रीडर्स एडिटर या फिर आर के लक्ष्मण। ठीक है, सो डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो, नलिन मेहता is related to behind a billion screens what television tells us about modern India, ये इन्होंने लिखा था। अगला है नेशनल हेराल्ड, सो दिस इज रिलेटेड टू नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है रीडर्स एडिशन, इट इज रिलेटेड टू द हिंदू, और आर के लक्ष्मण इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉमन मैन। ये आर के लक्ष्मण नाम का एक टीवी सीरियल भी आता था, आई होप आपने देखा है। उसका टाइटल ही था आर के लक्ष्मण की दुनिया, स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते थे, ठीक है, यहाँ से आप आंसर को इजीली ढूंढ सकते थे।
It aims to collect, preserve, and disseminate entire intellectual output of our country and provide online access from school level to post graduation level, including technical education. यहाँ पर एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताया गया है, एक लाइब्रेरी या डिपोजिटरी का नाम पूछा गया है, जिसमें कि जितने भी हमारे देश में बौद्धिक आउटपुट हैं, उनको इकट्ठा करके रखा गया है। इसलिए रखा गया है ताकि आगे चलकर किसी समय में किसी और को उसकी ज़रूरत पड़े, तो वो आसानी से उसको एक्सेस कर सके। इसका करेक्ट आंसर क्या है? NDL, दैट इज़ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इस क्वेश्चन का कीवर्ड ये था कि यहाँ पर बोला था एक्सेस फ्रॉम स्कूल लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटेलेक्चुअल आउटपुट्स, ठीक है? ये इसके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। आपको बताना है कि स्टेट द ग्रुप्स विच for which the third statement can be logically deduced using both the preceding two statements but not just from one of them। आपको ये बताना है कि देखिए, जैसे पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट में एक टर्म ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। आपको कहा है कि वो आंसर आपको ढूंढने हैं जिसमें ये दोनों शुरू की दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए तीसरी कंक्लूजन के रूप में काम कर सकती है, ठीक है? तो ये पहले स्टेटमेंट में बोला गया है X is an actor, some actors are pretty। X एक एक्टर है और कुछ एक्टर्स जो हैं वो प्रिटी होते हैं। X is pretty, तो ये बोल रहा है कि X प्रिटी है। सही होगा या गलत होगा? जब तक मैं आंसर बताती हूँ उससे पहले आप लोग भी एक आइडिया लगा सकते हो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है some men are crops, all crops are brave, all brave people are crops। यहाँ पे एक्चुअली क्रॉप्स नहीं होगा, कॉप्स हो सकता है मे बी, ठीक है? बट ये भी इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तीसरा है ऑल एक्टर्स आर ब्रेव, जितने भी एक्टर्स हैं ये सभी एक्टर्स क्या हैं? ब्रेव हैं। सम मेन आर एक्टर्स, कुछ जो मेन हैं, ये मान लीजिए मेन है, सम मेन्स आर एक्टर्स, सम मेन्स आर नॉट एक्टर्स, सम मेन्स आर ब्रेव। बिल्कुल सही, ये बता रहा है ना आपको, सम मेन्स आर एक्टर, तो कुछ मेन्स जो है वो ब्रेव भी तो है। इसलिए करेक्ट आंसर सी तो है ही। और सी के साथ देखते हैं ऑल एक्टर्स आर प्रिटी, ये बोलता है ऑल एक्टर्स आर प्रिटी। एक्स इज नॉट एन एक्टर, एक्स जो है वो एक्टर नहीं है, एक्स इज नॉट प्रिटी, एक्स इज नॉट प्रिटी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओनली। नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज v, ठीक है? 3 नंबर का एवरेज v माना है। इफ वन ऑफ देम इज z, एक नंबर है z एंड द अदर इज y, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर? ओके, सो 3 नंबर है Z Y, उसमें से 2 नंबर है। कहा है कि उन 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो V आना चाहिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 3V माइनस Z माइनस V। इससे हम क्या कर सकते हैं? रिमेनिंग नंबर को ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आपको पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है? 3 नंबर का सम करके जितनी उनकी वैल्यूज है डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर दिए हैं। तो x, y और तीसरा नंबर हमने n मान लिया, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू v, जो कि है इसका एवरेज। अब हमने क्या कर दिया, इसको उस तरफ ले गए, 3v हो गया और बाकी चीजें एज इट इज है। देन हमें तीसरा नंबर निकालना था, तो इसके लिए फॉर्मूला है 3v माइनस जेड माइनस वाई। आर्टिफिशियल ripening of fruits can be done by a gas obtaining by reacting what? देखिए, जो अब आपने देखा होगा कुछ केमिकल्स ऐसे आए हैं मार्केट में जो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स को जल्दी पका देते हैं उनके समय से पहले, ताकि वो महंगे बिके मार्केट में। तो वो उसके लिए कुछ गैस यूज करते हैं। अब हो रहा है कि वो गैस ऑब्टेन करने के लिए किन चीजों का, किन केमिकल्स का रिएक्शन किया जाता है? करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी इम्पोर्टेंट है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन से काफ़ी डिफरेंट लेवल रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो आपके स्टडी मटेरियल में
हम आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज देते हैं जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। ये एमसीक्यूज एग्जामिनेशन के साथ-साथ आपको इंटरव्यू क्वालीफाई करने में भी ज़रूर मदद करता है। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जॉइन करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, ₹1280। जब तक आपका एग्जाम क्वालीफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इस पीडीएफ का फ़ायदा उठा उठा सकते हो और अपना एग्जाम अच्छे से क्वालीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। सो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, आपको ढूंढना है कि इस वाले स्पेस में करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आंसर है 121। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपके सामने है, तो हम देखते हैं। देखो इसमें बोला है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन स्मॉल केस। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना था, ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को जो जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको अच्छे से समझना था। तो इसमें बोला है कि बी से हम शुरू कर रहे हैं, स्मॉल लेटर में बी आ जाएगा, स्मॉल लेटर में आपको बी लिख देना है एंड रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड। ऑल्टरनेटिव लेटर बोला है, यानी कि एक नंबर छोड़कर एक आपको बड़ा लिखना है, एक छोटा लिखना है। तो बी छोटा है तो सी बड़ा होगा, डी छोटा है तो ई बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, then how is the last month of first half of a year is written। ठीक है, सो देखो इसमें पूछा है कि ईयर का फर्स्ट हाफ यानी कि जनवरी से जून तक फर्स्ट हाफ हो गया, लास्ट मंथ यानी कि जून हो गया। तो डायरेक्टली ये पूछा है कि बताइए ऐसे केस में आप जून को कैसे लिखोगे। तो जून को लिखने के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे ही एबीसीडी लिख देना है। तो इसमें देखिए जून का जे छोटा है, जे छोटा है, यू, ठीक है, यू यहाँ पर बड़ा आएगा। ये थोड़ा-सा इधर गड़बड़ हो चुकी है आंसर्स में। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसी तरीके से चीज़ें लिख देनी है, ठीक है? और बताना है कि लास्ट मंथ जो है फर्स्ट हाफ का उसको कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर आपको पता चल रहा है जे छोटा है तो स्मॉल जे लिख दीजिए, यू इज़ कैपिटल तो कैपिटल यू, एन यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल एन, और ई यहाँ पर कैपिटल है, सो कैपिटल ई। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एंड ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन ये है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था किसी और साल में जिसमें कहा था फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड हाफ। सो सेकेंड हाफ का फर्स्ट मंथ जुलाई होता है, तो आपको जुलाई ढूंढना था, जिसका आंसर ये होगा। Let us consider the following two statements whether the statements are true or false using the codes given below। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है 4 + 3 = 7, बिल्कुल सही है, एंड 4 × 3 = 7, तो ये तो गलत है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड बोलता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल फॉल्स हैं। यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य चीज है वो है एंड और, ठीक है, एंड का मतलब होता है कि दोनों आपकी सही होनी चाहिए, और होता है कि दोनों में से अगर एक भी सही है तो आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 1/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5 इज व्हाट। इसको हमने डिवाइड करना है 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसके बेस पे 5 आगे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैं बता रही हूँ, लेकिन आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको भी चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस में आपके लिए कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक्स लेकर आऊं, तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। सो ये सेकंड क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ का, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, और ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 19 ईयर्स। 4 मेंबर्स हैं ए बी सी डी, इनकी एवरेज एज है 19 ईयर्स। इस तरीके से आफ्टर 2 years their average age will increase nearly by, so वो 10.5% तक बढ़ जाएगी आफ्टर 2 years।
2 साल में सबकी एज बढ़ जाएगी। अगर एक ए जो है वो 2 का था पहले, ये 3 का था, ये 4 का था, ये 5 का था, ठीक है? मानकर चलते हैं सबकी एज 2-2 साल बढ़ गई, तो क्या हो गया? इनकी एज 4 हो गई, इनकी 5 हो गई, इनकी 6 हो गई, इनकी 7 हो गई, तो एवरेज एज भी तो बढ़ जाएगी। तो ये कितना परसेंट बढ़ा है? ये बढ़ गया है 10.5%। Income and expenditure of 4 company in the year 2019 is given below. So ये दिया गया है, टेबल इज नॉट क्लियर क्योंकि इमेज ही ऐसी अवेलेबल है। सो आंसर देख लीजिए, डायरेक्टली पी है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ द क्रिकेटर प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स। 3 सर्कल है क्रिकेटर का, क्रिकेटर्स का, एक टेनिस प्लेयर्स का। सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स। नो क्रिकेटर, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर। ठीक है, अब देखो जब भी सम टर्म आती है ना, इसका मतलब है कि 2 सर्कल हैं तो वो आधे आधे एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो ये टेनिस प्लेयर्स होंगे। सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, तो ये हॉकी प्लेयर्स है। नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर, तो देखिए कोई भी क्रिकेट प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। सो ये आ गया करेक्ट आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर चाहते हो कि बाकी के ईयर के क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से कवर करें, तो एक बार मुझे बता दीजिए। एंड जो ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस हैं, जो ईयर के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर उन सेशंस को फॉलो कीजिएगा।